नेक्स्ट है इसके बाद में मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चार्ज पार्टिकल होगा जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड में उसको अलग अलग डायरेक्शन में मूव करवा के देखेंगे। जैसे पहला केस हमने लिया है कि थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या रखा हमने, 0 या 180 डिग्री। 0 या 180 डिग्री का मतलब है कि पहले हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो थीटा क्या हो गया, उनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। फिर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट थ्रो करेंगे तो उनके बीच में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आया क्या? और उन दोनों केस में हम ये स्टडी करेंगे कि उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, किस टाइप के पाथ के ऊपर वो मूव करता है, ये सारी चीजें हमको इसमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो एक सिंपल सा केस है, यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर रहे हैं। सपोज करो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं। और किस टाइप से थ्रो किया जा रहा है, व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री बनना चाहिए। पहला केस हमने लिया है कि चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या रहेगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री। सेकंड केस ले लेते हैं जब चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस केस में थीटा कितना लेना है, 180 डिग्री लेना है। थीटा मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। क्लियर है ये? अच्छा जी, अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल पे लगेगा, इसमें थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उनके बीच का एंगल होता है थीटा। इस वाले केस में थीटा या तो 0 है या 180 डिग्री है, और इन दोनों ही केस में जो साइन फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आएगी, चाहे आप थीटा 0 डिग्री पुट करो तब भी 0 आएगी, चाहे आप थीटा 180 डिग्री पुट करो तब भी 0 आएगी। इसका मतलब दोनों केस में फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि चार्ज पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और जब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लग रहा तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जैसे चल रहा है वैसे चलता जाएगा। कौन से पाथ पे चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, सीधा ही चला जाएगा, इधर भी ये सीधा चला जाएगा। मतलब चार्ज पार्टिकल की ना तो डायरेक्शन चेंज होगी ना स्पीड चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का वो कैसा है, बोलो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर ये मूव करेगा। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, सिंपल सा केस है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। मतलब इस बार जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, और आपको ये पता करना है कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा और उसका पाथ कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर रहा हूँ जो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया जा रहा है वो है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ जा रहा है। जहां जहां मैंने क्रॉस बनाया है वहां पे ये एज्यूम करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड जा रहा है, इस तरीके से हर जगह। अब मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसमें एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v। ये कोई चार्ज पार्टिकल है और वो इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस बोर्ड वाले प्लेन में जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। और थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म है तो उसको ऐसे लिखेंगे, और अगर इस v क्रॉस बी को ओपन किया जाएगा तो क्या आएगा, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 91 बन जाएगा, और फोर्स की वैल्यू आएगी क्यू वी बी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा होगा। और एक चीज आपको पता है कि साइन फंक्शन की वैल्यू 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स अभी मैक्सिमम इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा होगा। जितना मैक्सिमम ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है वो इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है अभी।
ठीक है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो ये सोच के बताओ कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। ये ऐसे एंटर करेगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो डायरेक्शन कैसे पता करनी है, फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो v क्रॉस b की डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो। इसके लिए हम v क्रॉस b की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल ये बोलता है कि राइट हैंड जो फिंगर्स हैं उनको फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में सीधा रखो और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाओ, तो थंब आपको v क्रॉस b की डायरेक्शन बताएगा। जैसे v की डायरेक्शन है इस बोर्ड वाले प्लेन में इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इनवर्ड, तो v इधर है और b की डायरेक्शन इनवर्ड है, इधर जा रहा है b, तो आपको v से b की तरफ आना है। v क्रॉस b का मतलब ये v वेक्टर है और ये होगा b वेक्टर, तो v से b की तरफ आपको हाथ को घुमाना है। तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा हाथ को, और फिंगर्स को कैसे घुमाना है, v से b की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को कर्ल करना है। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे जैसे ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसकी वेलोसिटी तो इधर है और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो ये यहाँ पे पहुंचा। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v। एक चीज याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, और अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा तो अगर मैं इस फोर्स का कोई कंपोनेंट भी देखता हूँ वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो ये आएगा f cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, यानी कि फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग नहीं आएगा, ना अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इधर भी f cos 90 क्या आएगा 0, ये एंगल 90 है ना, इधर भी ये एंगल 90 है। तो फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इसकी स्पीड चेंज नहीं हो सकती। ये फोर्स क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, विद वेलोसिटी भी। अब क्योंकि स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही है ना, डायरेक्शन जरूर चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ऐसा बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। जो कांस्टेंट यहाँ पे है वो चीज है स्पीड। स्पीड जैसे 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, इसलिए हम बोलेंगे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, अभी सोच के बताओ कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसकी जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है v से b की तरफ, यानी कि ये v है ऊपर की तरफ और b इनवर्ड है, तो v से b की तरफ आपको फिंगर्स को घुमाना है, राइट हैंड फिंगर्स को v से b की तरफ। मतलब v वेक्टर को आप ये समझ लो कि v वेक्टर को b वेक्टर से मिलाना है, तो इसके लिए कौन सी डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घुमाना है। तो थंब इधर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड में लगेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा और ये यहाँ पे पहुंचेगा। जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंच रहा है तो अभी इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो v इधर और b इनवर्ड। इस बार वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो v से b की तरफ जाना है ना। ये v है और b इनवर्ड, तो v से b की तरफ जाएंगे तो हाथ को ऐसे रख के ऐसे घुमाना पड़ेगा फिंगर्स को v से b की तरफ ऐसे, ठीक है। थंब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, इसका मतलब जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो डाउनवर्ड लगेगा। अब ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा यहाँ पे विद वेलोसिटी v। अभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, वेलोसिटी इसकी स्पीड चेंज नहीं हुई है, स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। अभी इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल अभी नीचे जा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और आपको क्या करना है v को b से मिलाना है। मतलब ऐसे फिंगर्स घूमनी चाहिए, इधर से इधर जानी चाहिए। v वेक्टर नीचे है, b वेक्टर इनवर्ड है, तो आपको हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, तब जाके आप v से b की तरफ फिंगर्स को घुमा पाओगे। थंब इधर पॉइंट करेगा, इसका मतलब फोर्स इधर लगेगा और ये इधर लगेगा राइट की तरफ फोर्स, तो ये राइट की तरफ मुड़ के वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था। तो ये कौन सा पाथ बन गया, ये तो सर्कुलर पाथ बन गया। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे बन जाता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, हमेशा सर्कुलर होगा।
ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है या 1 मार्क्स वाला छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा होगा। तो अलग अलग पाथ आपको बता रखे होंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, हेलिकल, इलिप्टिकल, ऐसे कोई भी आपको पाथ बता देगा तो आपको याद रखना है कि ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। ठीक है, अब अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसके लिए हम दो चीजें कैलकुलेट करके देखेंगे। एक तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी और एक ये भी कैलकुलेट करेंगे कि इसको एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो दो चीजें हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे इसके पाथ की रेडियस। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके लिए एक जरूरी कंडीशन होती है कि उसके ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स उसके ऊपर लगना चाहिए। अगर फोर्स लग रहा है तो ही वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा ये सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है इसका नाम होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है इस पे देखो सेंटर की तरफ, ये इसका सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर की तरफ एनी टाइम एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स उस फोर्स को बोला जाता है जो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वही क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स एफ सी। सी से मतलब सेंट्रीपेटल को रिप्रेजेंट किया है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ सी। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स वो है क्यूवीबी और ये किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मास, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इन तीनों में ये रिलेशन होता है और इससे आप सेंट्रीपेटल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो जो पार्टिकल पे लग रहा होगा। v दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, इस v से ये वाला v कैंसिल और ये r इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी आ जाएगा। तो ये है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि पार्टिकल का मास कांस्टेंट होगा, चार्ज भी उसके ऊपर कांस्टेंट ही रहेगा और मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बी भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करेगी या स्पीड पे डिपेंड करेगी, ऐसा बोल सकते हो। रेडियस स्पीड के या वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पार्टिकल की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसके पाथ की रेडियस भी उतनी ही बड़ी होगी। मतलब अगर ये पार्टिकल ज्यादा स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये बड़े रेडियस के सर्कल पे घूमेगा और अगर ये धीरे से एंटर करेगा तो ये छोटे रेडियस के सर्कल पे घूम रहा होगा। मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है या स्पीड पे डिपेंड कर रही है। अगर स्पीड ज्यादा है पार्टिकल की तो ये बड़े पाथ पे घूम के आएगा, सर्कुलर मोशन करेगा, बड़े पाथ के ऊपर घूम के आना है इसको। और अगर स्पीड ही कम है तो ये धीरे से छोटे से पाथ के ऊपर घूम के वापस आ जाएगा। मतलब सर्कुलर मोशन तो करेगा लेकिन छोटे पाथ पे करेगा। आया समझ में ये, ठीक है। एक चीज और कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें कि ये जो सर्कुलर पाथ है जब ये इसको कवर कर रहा होगा तो इसको एक चक्कर में टाइम कितना लगेगा, एक कंप्लीट साइकिल पूरा होने में इसको टाइम कितना लगेगा। टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे देखो जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर। सरकमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। और स्पीड क्या रहेगी इसकी, v। स्पीड तो चेंज होती नहीं है ना, सर्कुलर पाथ पे घूमते टाइम पे इसकी स्पीड चेंज नहीं होती। तो अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि इसको कितना टाइम लगा एक चक्कर कंप्लीट करने में, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी इसने कवर करी, 2 पाई आर, स्पीड क्या रही v। आर की ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन v इंटू एम वी अपॉन क्यू बी। और यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये v से v कैंसिल कर दो तो ये आएगा t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी आएगा। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया इस चार्ज पार्टिकल का। मतलब चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो होगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी के बराबर। और इस फॉर्मूले के अंदर देखो ना तो r आ रहा है ना ही v आ रहा है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है चार्ज पार्टिकल का वो ना तो रेडियस पे डिपेंड करेगा और ना ही स्पीड पे डिपेंड करेगा, ना तो रेडियस पे डिपेंड करेगा और ना ही स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। मतलब ये चार्ज पार्टिकल चाहे धीरे से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे या तेजी से एंटर करे, इसके पाथ की रेडियस तो अलग अलग होगी रिलेशन के अकॉर्डिंग,
लेकिन इसको एक चक्कर लगाने में टाइम बराबर ही लगेगा। अगर ये तेजी से एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो ये बड़े पाथ के ऊपर घूम के आएगा ज्यादा स्पीड से, ठीक है। और अगर ये धीरे से एंटर करेगा तो ये कम स्पीड से छोटे सर्कुलर पाथ पे घूम के आएगा, लेकिन टाइम बराबर ही लगेगा, क्योंकि जब ये छोटे पाथ पे चल रहा है तो इसकी स्पीड भी कम है, और जब ये बड़े पाथ पे चल रहा है तो इसकी स्पीड ज्यादा है। तो टाइम बराबर लगता है दोनों केस में, बस पाथ की रेडियस अलग होती है स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको पूछे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक ये पर सेकंड कितने चक्कर लगा रहा होगा, है ना, एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हो, टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला उल्टा कर दो, यानी ये बन जाएगा QB अपॉन 2πm। ये किसका फॉर्मूला आ गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। आया समझ में। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारी चीजें आ गई, आया समझ में। अब इसमें नेक्स्ट केस है, व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। हम इस बार ये कंसिडर करेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई एंगल बना रही है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर होगी जेड एक्सिस, और चार्ज पार्टिकल एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्यू है, वो v वेलोसिटी से जा रहा है और इसका एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल है मान लो थीटा। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल के ऊपर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। मतलब चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब ये जो थीटा है ये ना तो 0 डिग्री है, ना 180 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है, ये उनके बीच का कुछ एंगल है। हो सकता है ये 30 डिग्री हो सकता है 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, ऐसा कुछ भी एक एंगल होगा, ठीक है। अब हमको ये स्टडी करना है कि अब ये चार्ज पार्टिकल किस टाइप के पाथ के ऊपर मूव करेगा। सबसे पहले तो समझने के लिए इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूं, इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। वेलोसिटी का थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, v cos थीटा, और दूसरे वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, v sin थीटा। कंपोनेंट करने आते हैं हमको। थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो हमेशा cos होता है और दूसरे वाला sin होता है, ठीक है जी। ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसको ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी के इस कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, इसको मैं थीटा डैश लिख रहा हूं, ये हो गया 0 डिग्री। भाई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की बात हो रही है अभी। ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो थीटा हो गया 0। और आपको पता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, एक बार इसको भूल जाओ, इस वेलोसिटी को, जो v वेलोसिटी है उसके हमने दो टुकड़े कर लिए। अभी हम इस कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, है ना। तो ये जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे आएगा वो 0 आएगा। इसका रीजन, क्योंकि जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होती है तो उस कंडीशन में पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद है ना, F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री होगा, इसमें थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा हो गया 0। 0 पुट करोगे साइन 0 आएगा 0, इसका मतलब फोर्स 0 रहेगा। और जब फोर्स 0 होता है तो पार्टिकल कौन से पाथ के ऊपर चलता है, स्ट्रेट लाइन पे चलता है, सीधा ही चला जाएगा इसी स्पीड से। तो जो पाथ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस वाले कंपोनेंट की बात करते हैं। वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो इस वेलोसिटी के इस कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस बार मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस बार 0 नहीं होगा मैग्नेटिक फोर्स। और क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हमने ये स्टडी किया था कि जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब दोनों का मिला जुला असर इसके ऊपर होगा। ये नहीं होगा कि ये सीधा चला जाएगा, ये भी नहीं होगा कि एक जगह पे सर्कल पे घूमता रहेगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी इसके पास हैं। इस वेलोसिटी के कंपोनेंट तो इसलिए किए ताकि ये समझ में आ जाए कि ये क्या एक्टिविटी करने वाला है। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला दो आप, इन दोनों इफेक्ट को मिलाओ,
मतलब आगे भी जाना चाहिए और सर्कल पे भी घूमना चाहिए। तो ये दोनों काम एक साथ कैसे करेगा, तो पार्टिकल ऐसे घूमता हुआ यानी सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ आगे मूव करेगा। ये जो पाथ होता है ना ऐसे घूमते हुए आगे जाने का, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ है ये, हेलिकल पाथ। मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको, ये देखो ये इस टाइप के पाथ के ऊपर मूव करेगा। तो ये जो पाथ है ना इस टाइप से आगे चलने का, इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो पाथ कैसा रहेगा इस चार्ज पार्टिकल का, हेलिकल। हेलिक्स जो शेप होते हैं ना वो स्प्रिंग के जैसी जो शेप होती है उसको बोलते हैं। जैसे कि स्प्रिंग नहीं होती क्या, उस शेप को हम हेलिक्स बोलते हैं। तो उस टाइप के पाथ पे तो चल रहा है ये, ऐसे ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा ये, है ना। तो इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। जो चार्ज पार्टिकल है, अगर थीटा आपने मतलब 0, 90 या 180 के अलावा कुछ भी रखा तो पार्टिकल हेलिकल पाथ के ऊपर चलेगा। ये चीज समझ में आ गई। अब इस हेलिकल पाथ के लिए हम 3 चीजें कैलकुलेट करके देखेंगे। एक तो जब ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उसकी रेडियस क्या होगी, भी सर्कुलर पाथ पे भी तो घूम रहा है, आगे तो चल ही रहा है, साथ में सर्कुलर पाथ पे भी घूम रहा है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, और एक चक्कर जब ये कंप्लीट कर लेगा ऐसा तो ये आगे कितना आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ आगे भी बढ़ रहा है साथ साथ। तो 2 काम एक साथ हो रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे घूमने का और आगे बढ़ने का। तो एक चक्कर में ये कितना आगे आ जाएगा, उस डिस्टेंस को भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब ये सर्कल पे घूम रहा होगा तो इसकी रेडियस क्या होगी और इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो सर्कल पे घूमने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, v cos थीटा या v sin थीटा, v sin थीटा। क्योंकि सर्कल पे इसलिए घूम रहा है चार्ज पार्टिकल क्योंकि वेलोसिटी का वो जो कंपोनेंट है v sin थीटा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। बोलो आया क्या समझ में, है ना। तो वेलोसिटी का v sin थीटा जो कंपोनेंट है वो इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है। तो उसकी वजह से मतलब इस कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा होगा, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो थीटा डैश हो गया 90 डिग्री। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। F इक्वल्स टू क्या आएगा, Q, V की जगह मुझे क्या लेना है, V साइन थीटा, V साइन थीटा इनटू B इनटू साइन, और ये थीटा कौन सा एंगल होगा, थीटा डैश। यहाँ पे ये जो थीटा डैश है ना ये वो एंगल है जो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लिया जाता है। तो मैं इसको थीटा डैश लिख देता हूं एक बार यहाँ पे। तो ये थीटा डैश कितना है, 90 डिग्री। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अब ये जो फोर्स है ये इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है क्यू वी बी साइन थीटा ये किसके बराबर होना चाहिए, इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r। लेकिन v की जगह तो आपको क्या लेना पड़ेगा, v साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल पे जब ये घूम रहा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी सर्कल पे घूमने की, v साइन थीटा। समझ में आया ना। दोनों साइड में v साइन थीटा कैंसिल कर दो, r आ जाएगा m v साइन थीटा। एक v साइन थीटा इधर कैंसिल इस वाली v साइन थीटा से, और सॉल्व करोगे तो ये आएगा mv साइन थीटा अपॉन qb। तो ये अपने पास में रेडियस का फॉर्मूला निकल के आ गया कि सर्कुलर पाथ पे जब ये घूम रहा होगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी। आया समझ में, इसका जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस होगी mv साइन थीटा अपॉन qb के बराबर। अब हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक चक्कर में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ये देखो कि एक चक्कर में ये डिस्टेंस कितने कवर करेगा सर्कुलर पाथ पे। अभी हम सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, आगे जाने की बात ही नहीं कर रहे, सर्कुलर पाथ पे घूमने की बात हो रही है सारी। तो सर्कल पे ये घूमेगा तो ये 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, डिवाइडेड बाई इसकी वेलोसिटी क्या होगी सर्कल पे घूमने की, v साइन थीटा। तो ये क्या आएगा सॉल्व करोगे तो, r की वैल्यू यहां से पुट करो, देखो 2π इंटू mv साइन थीटा अपॉन qb डिवाइडेड बाई v साइन थीटा। v साइन थीटा से v साइन थीटा उड़ा दो, t इक्वल टू क्या आएगा 2π m अपॉन qb। यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है आप देख रहे हो कि ये ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा हो ना ही स्पीड के इस कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है या स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। ये तो आपको पहले से ही पता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका जो टाइम पीरियड है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वो ना तो स्पीड पे डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल की और ना ही रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करेगा।
तो फॉर्मूला सेम ही आएगा, ठीक है, जो पहले आया था। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी, जो सर्कुलर पाथ है, जब ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा तो ये आगे भी चल रहा होगा साथ साथ, तो एक सर्कल पे घूमने पे या एक चक्कर कंप्लीट करने पे ये कितना आगे चला जाएगा, उस डिस्टेंस को भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। उस डिस्टेंस का एक नाम होता है, उसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलेंगे उसको? उसको पिच बोलते हैं। पिच का मतलब होता है एक चक्कर कंप्लीट करने पे चली गई डिस्टेंस। जब ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा ऐसे सर्कल पे तो ये कितना आगे चला जाएगा, क्योंकि ये घूमता हुआ आगे जा रहा है ना ऐसे, या ऐसे समझ लो कि एक चक्कर कंप्लीट करने में जो इसको टाइम लगेगा उतने टाइम में ये कितना आगे चला जाएगा। समझ में आया? तो उस डिस्टेंस को हम पिच बोलेंगे। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो आप सोच के बताओ, एक चक्कर लगाने में इसको टाइम कितना लगेगा? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। एक चक्कर कंप्लीट करने में ये कितना आगे चलेगा? अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो ये सोचो कि आगे चलने की इसकी वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। भाई आगे ये क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पास v cos थीटा वेलोसिटी है। तो आगे जाने की वेलोसिटी आपको पता चल गई, एक चक्कर में लगने वाला टाइम आपको पता चल गया। अब आपको वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जो एक चक्कर में इसने, या एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उतने टाइम में इसने कवर करी होगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है? v cos थीटा। टाइम कितना है? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो क्या लिख देंगे? v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये अपना आंसर आ गया। ये लो, आया समझ में? तो पिच कैलकुलेट करना हो तो v cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई m अपॉन क्यू बी से, तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा? एक चक्कर कंप्लीट करते टाइम पे उसने कितना आगे डिस्टेंस कवर करी होगी, वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, जिसको हम पिच बोल रहे हैं यहाँ पे। आया समझ में? क्लियर है एकदम? अगर आपको ये पूछ ले कि चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या 2 पाई एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू क्या है? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बोलो? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, ये आएगा क्यू बी अपॉन एम। ये आपका आंसर होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछे तो ये आंसर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछे तो क्या करना है? टाइम पीरियड का जो उल्टा होता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। ये आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। आया समझ में ही? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या है? ए ड्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन मूविंग विद द सेम स्पीड इंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अच्छा, ये ड्यूट्रॉन क्या होता है पता है क्या आपको? प्रोटॉन का तो पता है। ड्यूट्रॉन क्या चीज होती है पहले इसको समझ लो। देखो ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है 1s2, उसका न्यूक्लियस होता है। हाइड्रोजन के कई आइसोटोप होते हैं 1h1, 1s2, 1s3। तो ये वाला जो आइसोटोप है 1s2, इसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ड्यूट्रॉन। जो हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप है इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, दो चीजें होती हैं। जिसका एटॉमिक मास 2 है, जो ये शो कर रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। और एटॉमिक नंबर 1 है, जो ये शो कर रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को कौन रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो यहां पे मैंने बोला कि ड्यूट्रॉन क्या चीज है, तो हाइड्रोजन के इस आइसोटोप का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया होगा। भाई हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाता है, उसको निकाल दो तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो एक प्रोटॉन है उसकी वजह से उस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? प्लस ई के बराबर रहेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन था एटम के अंदर तब तक टोटल चार्ज कितना था? 0, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस ई चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज है। जैसे वो निकला तो न्यूक्लियस पे सिर्फ प्लस ई चार्ज होगा। तो ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? प्लस ई के बराबर है। और मास कितना होगा? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर ही होता है। तो उसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो आप ये लिख सकते हो कि लगभग 2 प्रोटॉन के बराबर ड्यूट्रॉन का मास होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ड्यूट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है जिसका चार्ज तो कितना होगा? प्लस ई, और मास कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा अप्रोक्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो इसने पूछा है। इसने बोला है एक ड्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है
और वो सेम स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल पे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन। शो दैट ट्राजेक्ट्रीज फॉलोड बाय द टू पार्टिकल्स, तो आपको इन दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं इनकी ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री बोला जाता है पाथ को, तो इनका पाथ ड्रॉ करके बताना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये किस टाइप के पाथ के ऊपर मूव करेंगे। अब ये तो हमको पता ही है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे इसने बोला कि दोनों चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे और सेम स्पीड से, स्पीड सेम है तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन ये सेम मान सकते हैं हम, है ना, स्पीड सेम है और एंगल 90 डिग्री है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कॉमन है, मतलब एक ही मैग्नेटिक फील्ड में दोनों एंटर करेंगे। तो थीटा जब 90 डिग्री होता है तो आपको पता है कि पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल सर्कल पे घूमेंगे, लेकिन उनकी रेडियस सेम होगी या अलग अलग होगी वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे इसने पूछा भी है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विच द टू पार्टिकल्स में डिस्क्राइब, यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल जब सर्कल पे घूम रहे होंगे तो इनके पाथ की रेडियस का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ प्रोटॉन ये रेशियो भी आपको बताना है। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू mv/qb। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है न्यूट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए। लगाते हैं, देखो ऊपर मैंने न्यूट्रॉन के लिए लिखा है रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये फॉर्मूला लगाओ। हम लिखेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए कॉमन ही है तो मैंने बी ही लिखा है यहाँ पे। फिर प्रोटॉन के लिए सेम चीज लिख दो, मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? प्लस ई। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? वो भी प्लस ई है। तो ये जो क्यू वाली टर्म है ये तो कैंसिल ही हो जाएगी और बी भी कॉमन है तो ये वाली टर्म भी कैंसिल। साथ में वेलोसिटी भी बराबर बता रखी है हमको, है ना, दोनों चार्ज पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो वीपी और वीडी ये दोनों बराबर होंगे। तो बचा क्या फिर? यहाँ पे बाकी चीजें तो कैंसिल हो गई, मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन बचा और न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना है? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। इसका मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ प्रोटॉन ये रेशियो कितना आएगा? 2:1 के बराबर आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन लिखोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर नीचे कैंसिल, 2 बचेगा। तो ये आ गया रेडियस का रेशियो। तो पहला आंसर आ गया अपने पास में। इनके पाथ की रेडियस का रेशियो क्या होगा? 2:1 होगा। बड़ी रेडियस के पाथ पे कौन घूमेगा? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन आ रही है सॉल्व करने पे। इसका मतलब रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होगी प्रोटॉन की कंपेरिजन में, और कितनी ज्यादा होगी? डबल होगी। ठीक है, अब मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि ये कैसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे। ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों एंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलर। प्रोटॉन के पाथ की रेडियस छोटी होगी और न्यूट्रॉन की उससे डबल होगी, है ना, रिलेशन के अकॉर्डिंग देखो। रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो मान लेते हैं कि ये प्रोटॉन है अपना, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो ये जैसे एंटर करेगा तो ये ऐसे सर्कल पे घूम के आएगा और इसकी रेडियस है मान लो RP। फिर ये अपना न्यूट्रॉन है मान लो, ये सेम स्पीड से एंटर करेगा सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके पाथ की रेडियस क्या होगी? बोलो, डबल होगी इससे। तो इसके पाथ की रेडियस होगी डबल। रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से इनका पाथ ड्रॉ करके आपको बताना है इस क्वेश्चन में। दोनों आंसर आ गए। एक तो पूछा था कि रेडियस का रेशियो क्या होगा, वो आ गया अपने पास 2:1, और इनका पाथ आपको ड्रॉ करवाया था कि इनको ड्रॉ करके बताओ कि ये कैसे घूम रहे होंगे इसके अंदर, वो भी हमने ड्रॉ कर दिया। आया समझ में? क्लियर एकदम? वन मोर क्वेश्चन। An electron of mass 0.9 into 10⁻³ kilogram under the action of a magnetic field moves in a circle of radius 2 centimeter at a speed of 3 into 10⁻⁶ meter per second. If a proton of mass 1.8 into 10⁻⁻27 kilogram were to move in a circle of the same radius in the same magnetic field, then find its speed.
ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.9 इंटू 10⁻⁻30 किलोग्राम। साथ में आपको ये बता रखा है कि इसके पाथ की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है यहाँ पे। और स्पीड भी दे रखी है, इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और ये सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर इंटर कर रहा है, कौन, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी, तो बी तो दोनों के लिए सेम है। प्रोटॉन का मास भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, प्रोटॉन का मास है यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और ये बोल रहा है कि सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं, तो इनकी जो प्रोटॉन है उसकी स्पीड बताओ, अगर इसको उसी रेडियस पे घूमना है, उसी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमना है जितनी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो प्रोटॉन को कितनी स्पीड से उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो इतनी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे प्रोटॉन को भी घूमना है सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताओ उसको कितनी स्पीड से उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो हिंट ये दिया है कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे बराबर है, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी प्रोटॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो उसके रेडियस का फॉर्मूला होता है R=mv/qb। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लगाओ पहले तो इसको लगाओ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको E लिख सकते हैं हम लोग, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और इधर लगाना है प्रोटॉन के लिए, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो भी E के बराबर ही होता है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। E और B दोनों साइड में कैंसिल, ये Vp आपको कैलकुलेट करना है, तो Vp बराबर आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो इसको। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या आएगी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 0.9 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी दे रखी है 3 इंटू 10⁻6 दे रखी है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻3, पूरा सॉल्व करोगे तो यानी कि 1500 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास में प्रोटॉन की स्पीड आ गई। इतनी स्पीड से अगर ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये उतनी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम पाएगा जितनी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आया समझ में? क्लियर एकदम? देखो क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज Q मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस with a velocity v is subjected to a uniform magnetic field B acting along the z axis. ट्रेस द ट्राजेक्ट्री, एक तो उसकी ट्राजेक्ट्री ट्रेस करनी है, मतलब उसका पाथ आपको ड्रॉ करके बताना है। दूसरी चीज बतानी है, डज द चार्ज पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी एज इट इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो चार्ज पार्टिकल है क्या वो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। तो ये दो चीजें हमको कैलकुलेट करके बतानी है। सबसे पहले तो देखो इसने बोला कि एक चार्ज पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो पहले हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है जेड एक्सिस। उसको ऐसे दिखाते हैं, एक्चुअल में ये एक्सिस किधर होगी, बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ये ओरिजिन हो गया। अब एक चार्ज पार्टिकल है और वो कहाँ पे है, शुरुआत में ओरिजिन पे है। सपोज करो कहाँ पे है, ये ओरिजिन के ऊपर है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है Q और ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है विद वेलोसिटी v, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और आगे इसने बोला है इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एक्टिंग अलोंग द जेड एक्सिस। जैसे ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस के अलोंग है। जेड एक्सिस मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पे मैं डॉट का सिंबल यूज कर रहा हूँ इस आउटवर्ड डायरेक्शन को बताने के लिए। कोई भी चीज जो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है उसको डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो डॉट का सिंबल है ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग है। इसने ये बोला कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी ट्राजेक्ट्री आप ड्रॉ करो, इसका पाथ ड्रॉ करो। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा।
और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है फोर्स को, F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है वही हम फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो किसके डायरेक्शन में होती है? वी क्रॉस बी के अलोंग होती है। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करो। यहाँ पे देखो वी की डायरेक्शन इधर है और बी किधर है? आउटवर्ड। देखो वी की डायरेक्शन इधर और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। आपको क्या करना है? वी क्रॉस बी करना है। तो इसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में आपको राइट हैंड फिंगर्स को सीधा रखना है और सेकंड वेक्टर किधर है? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड। आपको आउटवर्ड फिंगर्स को घुमाना है, मतलब फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में यानी वी की डायरेक्शन रखो और इधर यानी सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ। हाथ को ऐसे रखोगे तभी ये घूम सकती है। ये वी की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है। वी से बी की तरफ फिंगर्स को घुमाना है, इस तरीके से हाथ को घुमाया जाएगा। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। साथ ही हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उसका पाथ हमेशा कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ये जैसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये ऐसे एक सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट होगा। आया समझ में? ये क्लियर है एकदम? ठीक है। तो पहली चीज तो यही पूछी है कि जो ट्राजेक्ट्री है उसको ट्रेस करके बताओ। दूसरी चीज क्या पूछी है? डज द चार्ज पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी एज इट इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सोच के बताओ चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा या नहीं करेगा? तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है और उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो ये मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर पाता है, इसकी स्पीड चेंज नहीं कर पाता। और अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो क्या याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो वो मैं लिख देता हूं, और काइनेटिक एनर्जी और स्पीड यहां पे चेंज नहीं होगी। The magnetic force can only change the direction of the charge particle. It cannot change speed and kinetic energy of the charge particle. ठीक है, ये याद रखना है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल चेंज कर सकता है, इसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, आया समझ में?